अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और मामलात मईशत से जुड़े हों, सियासत से जुड़े हों या समाजी नौइयत के हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में इन पर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल आज मुख्तसर वक्त में कोशिश करेंगे मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है और साथ साथ सियासी सूरत हाल इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ होगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान परवेज़ एच मद्रास वाला साहब, हमारे बहुत ही मोहतरम और एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ आपका है और जब भी उनकी मईशत पर बात करने का मौका मिलता है हमेशा उनको ज़हमत देते हैं और आज भी हमारी दावत पर सुबह के वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जनाब परवेज़ मद्रास वाला साहब को मैं वेलकम करूँगा। परवेज़ भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं नासिर रियाज साहब, आप भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं मईशत पर और बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। नासिर रियाज साहब को भी खुश आमदीद करता हूँ। नासिर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। परवेज़ भाई, अब पूरी दुनिया में एक इकनॉमिक वॉर का सिलसिला शुरू हो गया है। आज मैं सुबह जैसे ही उठा तो एक दफ़ा जब मुझे ख़बर ये मिली कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर मज़ीद टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया है, अब वो 234% तक जो वो इंक्रीज़ हो चुका है और ऐसा महसूस होता है कोई, आई मस्ट नॉट से कि कोई बनाना रिपब्लिक है जिसका कोई चार्ज किसी के पास हो, वो अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहे वो कर सकता है बिना सोचे या समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और जिस कंट्री से आप कन्फ्रंट कर रहे हो। अच्छा, अब वो चाहे पर्पस उसका जो भी हो, फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग पॉपुलैरिटी और कुछ भी आप उसको समझ लें, बट ये बड़ा सीरियस एक इशू बनता जा रहा है और पूरी दुनिया का जो इकनॉमिक सिस्टम है, ज़ाहिर है जो इकनॉमिक जो जाइंट्स हैं अगर वो बीच में अगर उनके इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसका नतीजा पूरी दुनिया के ऊपर उसका नज़र आएगा, उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो सिलसिला शुरू हो रखा है इससे पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है और किस तरह आप इकनॉमिक सिस्टम को देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू। हाँ यासिर भाई, बड़ा आजकल का ये बड़ा हॉट इशू है और इसके लिए तो मैं आपको बिल्कुल एक बात कहूँगा कि देखें, इतनी बड़ी इकनॉमी का सरबरा उसने भी जो है ना अपना अनाउंसमेंट के बाद जो है ना उसने अपना जो 2 दफ़ा उसने डिले किया अपना, फिर इसके बाद उसने भी यू टर्न लिया। उसने भी बोला कि भाई मैं अपना जो है ना ये 90 डेज़ के लिए जो है मैं अपना ये डिसीजन जो है ना वो डिले करता हूँ फॉर सम कंट्रीज, नॉट फॉर चाइना। और फिर इसके बाद इसने बोला कि चाइना के लिए जो है 3 आइटम्स जो हैं उस पर मैं जो है ना वो टैरिफ नहीं लगाऊंगा, जिस पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, क्योंकि उसको पता है कि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो मैं हमेशा पहले भी एक प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि ये जो इकोनॉमिक जो वॉर है इसमें आप ये ना समझें कि ये दूसरे मुल्कों को कोई टैरिफ लगाने का जो प्लान बनाया गया है, इसमें अमेरिका का खुद अंदर इंटरनली वो क्या होगा मामलात, जिसको वो कहते हैं ना कि उसको फाइन ट्यून करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि सिस्टम थोड़ा सा डिले हो जाए और उसमें वो अपने इंटरनल हालात को वो फाइन ट्यून कर लें। देखें, अमेरिका के पास भी जो उनका डेट है ना वो काफ़ी एक समझ लो कि एक इनॉर्मस डेट है। जी, जी। अब उसके लिए जो है ना उनको भी जाहिर बात है कि वो भी एक प्रेशर है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये सारी जो कहते हैं ना कि कंज्यूमर मार्केट है इनकी, कंज्यूमर मार्केट में यही होता है कि आप जो है ना सस्ती जगह से चीज़ लेके ना और आप अपने लोगों को प्रोवाइड करते हैं और आपके लोग जो है ना वो कंज्यूमर बीइंग ए कंज्यूमर वो चीज़ों को यूज़ करते हैं और उसके टैक्सेस देते हैं। ठीक है ना। अब आप अपने या तो जो आप प्लांट एंड मशीनरी करके प्रोडक्शन करके और ना लोगों से टैक्स ले लो, उस पर टैक्स लगा के आप अपने चीज़ों पे ले लो और उनको एम्प्लॉयमेंट दो, या आप कंज्यूमर मार्केट क्रिएट करके लोगों को वो एनवायरनमेंट दो और लोगों को इन्वॉल्व करो ताकि कंज्यूमर मार्केट इतने सारे लोग हैं वो खरीदेंगे और फिर उस पर वैट देंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो बात दरअसल ये कि वो तो है, इनका सिस्टम तो था, बिल्कुल सही था। अब ये मसला ये है कि ये चाइना नहीं है, ये यूरोप नहीं है या पाकिस्तान नहीं है, ये इनका कोई अंदर बहुत बड़ा जो है ना कोई बहुत बड़ा इशू है जिसको वो सही करना चाहते हैं।
जिसको वो फाइन ट्यून करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने पूरे दुनिया में रोला डाला हुआ है, और इसके अंदर जाहिर बात है कि वो पॉपुलरिटी होती है ना कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनना है और दुनिया में बनना है, ठीक है ना। मैंने वोट लेके तो आ गया हूँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, अब दुनिया में मुझे लोगों मुझसे डरे, ठीक है ना, मेरे पास आए और मुझसे बोलेंगे और मुझसे निगोशिएट करें। तो अब ये है कि ये है तो कारोबारी, ये क्या करेगा कि भाई उसने 40% टैक्स लगा दिया, अब एक बंदा आएगा बोला यार चलो मुझसे 20 ले लो, उस पर निगोशिएट कर दो, वो बोलेगा धंधा है, चलो ठीक है यार 20 में पकड़ लो उसका। तो इसको क्या है यार, 10 पहले थे 20 आ गया, अब 0 था 20 आ गया, एडिशनल पैसे आ गए। तो मगर उसका जो है बोझ है वो उनके लोगों पे ही पड़ेगा, लोगों पे पड़ेगा। देखें वो जो भी आप यहाँ करेंगे, टैक्स लगाएंगे, किसी भी सूरत में जो भी होगा, अल्टीमेटली जो है ना somebody has to pay this thing। और वो जो है ना, वो अमेरिकन जो है ना कौम है ना वो देगी, ठीक है ना। अब जो पाकिस्तानी अगर 27% अगर गारमेंट पे लगा दिए लेट्स सपोज, ठीक है ना, तो कोई पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर है वो 27% एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा अपनी ट्रांसफर प्राइस में या अपनी कॉस्ट में। वो तो जाहिर बात है, उसको बोला कि मेरी ये कॉस्ट है, उसमें वो जब एक्सपोर्ट करेगा तो 27% जो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा वो वहाँ जाके लगेगा ना, और फिर उसकी कॉस्टिंग आएगी, उसके बंदे देंगे। बिल्कुल सही। हमारी इकोनॉमी में जैसे मिसाल के तौर पे हम जब यहाँ गाड़ी खरीदते हैं तो आपको पता है गाड़ियों पे कितना टैक्स है, कितना वो कस्टम ड्यूटी देते हैं। अब वो कस्टम ड्यूटी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है या टोयोटा कंपनी वाला देता है? वो हम ही देते हैं ना। हमें गाड़ियाँ क्यों महंगी मिलती हैं? क्या वही गाड़ी दुबई में इतनी सस्ती होती है और यहाँ जाके उसकी प्राइस 4 टाइम्स हो जाती है, एंड वी पे दैट 4 टाइम्स प्राइस हियर इन पाकिस्तान, ठीक है ना। तो बादल से ये कि वही बंदे देंगे उनकी। ये अभी मैं समझता हूँ कि इनका कोई इंटरनल मामला है, इसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, और वो देखिएगा कि ये बहुत सारे यू टर्न आएंगे। और चाइना देखें बहुत ही बैठा हुआ आराम से, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। और अगर अमेरिका आज वो सारी चीज़ों के कहता है ना कि टैरिफ लगा दूंगा या मैं अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करूंगा, तो इंडस्ट्री क्या 2 घंटे में रिवाइव हो जाएगी क्या? उसको लगेंगे 3 साल, और फिर वो बंदे लाएगा, वो अपने बंदे, वो कहता है कि भाई आप इंडस्ट्री यहाँ ट्रांसफ़र कर दो तो आप पे टैक्स नहीं होगा, तो इंडस्ट्री ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, मगर उसको कितना टाइम लगेगा? 1 साल 2 साल 3 साल तो लगेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि रातों रात को आके इंडस्ट्री ट्रांसफ़र कर देगा और दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट इन अमेरिका, और वो अमेरिकन कॉम को वो प्रोडक्ट दे देंगे विदाउट एनी ड्यूटी। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत सारी चीज़ें बड़ी कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होगा कि अब अपने यहाँ जो है वो प्रोडक्शन करें, लेकिन इवेंचुअली जो सबसे पहला उसका इम्पैक्ट आएगा वो तो इन्फ्लेशन की शक्ल में आएगा, जो अगर ट्रांसलेट होगा, जैसे अभी परवेज भाई ने कहा, तो सबसे पहले तो स्पाइक इन्फ्लेशन में आएगी, और जब इन्फ्लेशन में स्पाइक आएगी तो उसके बाद इवेंचुअली वही होगा जो हमारे यहाँ होता है कि आपको डिस्काउंट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी। तो वो कैसे कॉस्ट को मैनेज कर सकेंगे? तो बड़ा मुश्किल काम है। ज़ाहिर ये बात समझ में आती है, परवेज भाई ने कहा, अभी तक शायद किसी ने इसको नहीं पॉइंट आउट किया, बट ये बिल्कुल सही है कि कोई चीज़ है इंटरनली फाइन ट्यून कर रहे हैं और उसके बाद देखेंगे विद ऑल ऑफ अ सडन वो उसको वापस, जिसको हमारे यहाँ हरफ आम में यू टर्न कहते हैं, वो लेना पड़ेगा। जी नासिर भाई, अब आप बताइए, अब थोड़ी सी अपनी इकोनॉमी की तरफ आए। आप पहले इसके ऊपर कुछ कह दीजिए, फिर अपनी इकोनॉमी की तरफ मैं आता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी यासिर भाई, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह मुदल्लल गुफ्तगू की है परवेज़ भाई ने। बात यह है कि जो इसको देखना चाहिए थोड़ा सा दूसरे प्रोस्पेक्टिव में, ये है कि एक है WTO, ठीक है, जिसमें फ्री ट्रेड ट्रीटी है कि आप ड्यूटी टैक्सेस ग्रेजुअली हर मुल्क कम करता जाए ताकि फ्री ट्रेड होना चाहिए। ये एक हमने भी साइन किया हुआ, उन्होंने भी साइन किया, सबने साइन किया है। अमेरिका ये कहता है कि मैं जब आपको चीज़ें भेजता हूँ तो आप उस पर 56% आप रेवेन्यू अपना टैक्स लगा देते हो, आप जब चीज़ें भेजते हो तो नहीं आता। तो नतीजा मैं दूसरे मुल्क की, पाकिस्तान का जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है अमेरिका से ट्रेड में, तो कहता है कि भाई आप या तो आप भी ड्यूटीज कम करो कुछ, ताकि हमारी भी चीज़ें आपके पास जाएं, सस्ती पहुंचे और आपकी चीज़ें भी आए। तो जब हम उसको फॉलो नहीं करेंगे सही तरह से, हमने इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर देखें इंपोर्ट ड्यूटीज हमने ज़्यादा लगाई हुई हैं, तो वो वही बात है कि हमारे अवाम उसको बेयर कर रहे हैं। उसका तरीका ये है कि हम भी उसको इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करें, अपनी इंडस्ट्रीज़ को एफिशिएंट करें, ताकि वो कम नफ़े के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देके और वो compete कर सके इंटरनेशनल मार्केट में उसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ
है अच्छा आइडिया। नहीं तो वही चक्कर होगा कि हम अपनी ड्यूटीज 150% पे जिस तरह पहले था, हम इम्पोर्ट ड्यूटीज रखते तो मारुति गाड़ी बनाते रह जाएंगे, हम दूसरी चीज कभी नहीं कर सकेंगे। जिस तरह इंडिया ने भी, फिर इंडिया भी फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ आया, उसने ड्यूटीज कम की, तो वो कंपटीशन जो होता है वो हेल्दी कंपटीशन होता है जी। यही अमेरिका कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप अपनी ड्यूटीज हमारे साथ बराबर करो। अब चाइना के केस में ये था कि अमेरिका जब प्रोडक्ट बेचे तो जो है वो चाइना वाले ड्यूटी लगा देते हैं उस पर, चाइना से प्रोडक्ट जाए तो ड्यूटी कम, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चाइना के पॉजिटिव हो गया। तो उसने कहा यार ये नहीं, थोड़ा सा आप मतलब जब आपने WTO साइन किया तो उसको फ्री ट्रेड को आप भी ड्यूटीज कम करो कि हमारी भी प्रोडक्ट्स जा सकें। अब बात यह है कि ये है दो जिनों की लड़ाई। अब हमने किस तरह इसमें बचने, ये असल पॉइंट है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि वहां से अमेरिका से कुछ ऑयल इंपोर्ट करना, उसका क्रूड ऑयल उसके ऊपर किया। अच्छा, वो दूसरा वो भी ऑयल सारा वो 10% हाइड्रोबल, अच्छा वो जो है उसमें 10% अगर महंगा भी पड़ेगा पाकिस्तान को, लेकिन ओवरऑल उसमें जितनी इंपोर्ट पाकिस्तान की होती है वो बहुत कम फर्क पड़ेगा उसका। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा है, हमें अपने आप को वे आउट निकालना है इसमें। और दूसरा ही कि मिसाल तौर पे जैसे UAE या सऊदी है, उनके ऊपर तो अमेरिका ने कोई ड्यूटी नहीं लगाई क्योंकि उनकी ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटीज कम है। तो बात यह है कि हमें भी अब अपने नए हिसाब से अपने आप को जो अपना टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो नए सिस्टम से हमें अपने आप को दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। ये जो 1921 का जो टैक्स जो अंग्रेज़ों ज़मानों का सिस्टम है, इसको स्क्रैप करके नए हम अपने लोगों को भी हम देखें कि हमारे लोग भी क्या इस काबिल हैं, हमारे सनतकार भी इस काबिल हैं कि वो जाके कम्पीट कर सके, हम भी अच्छी प्रोडक्ट्स में जाएँ, अच्छी सस्ती प्रोडक्ट्स दें और उसको कम्पीट करें सही तरह। तो मैं तो समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें पाकिस्तान को ये बहुत अच्छा मौका मिला है। एक तो हमें एक बेनिफिट ये मिल गया कि हम बांग्लादेश और इंडिया से कॉस्ट में हम सस्ते हो गए, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगे, हमारे ऊपर कम है, चाइना के ऊपर ज़्यादा है, तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है। हमारे पास रूट भी हमारा ज़्यादा क्लियर रूट है, हमारी इसमें कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में होना तो ये चाहिए था ना कि अब हम अपना पोटेंशियल बढ़ाने की बात करते हैं ना, अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, सबसे पहले तो हर चीज़ जो है वो एनर्जी एफिशिएंट होती है ना, एनर्जी की कॉस्ट को कम करने के आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है। 7-7.5 रुपए अगर कम किए तो आपने वो ऐसा उसका वो बना दिया, तमाशा पूरी दुनिया में बन गया। पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन आया, अब वो पास ऑन करने का वक्त आया। वो जी पहले कहा गया कि जी ये करेंगे, बिजली में उसको कन्वर्ट कर देंगे रिलीफ को, और अब वो एक नई वो उन्होंने बात बताई है प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो जी कहीं डेवलपमेंट करनी है बलूचिस्तान में, वो वहाँ पर पैसा चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं बता रही कि आपकी जो है प्रायोरिटी में इकोनॉमी है, ये तो इवेंचुअली आपकी इकोनॉमी से स्टेबल होगी अगर आप प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन लेकर आएंगे। सस्टेन करने का मकसद तो, क्योंकि ये मार्केट जैसे आप फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, ये फ्री फ्लोट के ऊपर होती है, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करेंगे तो फिर तो आप वही बिल्कुल आप यासिर भाई सही बात की आपने, मैं इसी तरफ आ रहा था। बात यह है कि जो हालात के साथ हमें फैसले भी सही करने, ये जैसे मिसाल तौर पे कोरिया वॉर हुई या कोई दूसरा हुआ तो हमें उस वक्त सही फैसले करके हम अंदर घुस जाते हैं तो सही हो, वो सही वक्त पे सही फैसले ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रिक कम करने की बात आई, पता लगा KMC वालों ने अपना टैक्स बढ़ा दिया, जैसे ही इलेक्ट्रिक कम हुआ तो KMC ने टैक्स बढ़ा दिया तो वो उसको हिसाब बराबर। इसी तरह से अब जो पेट्रोल का कम कर तकरीबन 15-20 रुपए इस वक्त डाउन हो सकता था पेट्रोल। अच्छा मैं कहता हूँ जरूर आप उस तरफ भी फंड करो, कम से कम 5 रुपए का तो बेनिफिट देते हैं उसमें, मतलब आप 15 रुपए का बेनिफिट नहीं, 10 रुपए उधर या 10 का बेनिफिट उनको देते, 5 उधर लगा देते। देखिए वहां लगाने के लिए अलग किस्म की बजटिंग मौजूद है ऑलरेडी बजट में, यही पैसे उधर नहीं लगाने। अच्छा फिर इसमें कौन सा ऐसा फंड है, या तो आप आवाम को दिखाएं कि ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए ये इसका हमने सस्पेंशन अकाउंट में डाल दिए और ये जाके हम इधर बलूचिस्तान में लगाएंगे या दूसरे रूरल खुद ही कर रहे हैं। वो आपके जो वजीर खजाना साहब हैं वो कह रहे हैं जी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। भाई इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो उसके लिए इंडिकेशन आप दे रहे हैं, तो सब्सटेंस एक्चुअली क्या है? पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइस, फ्यूल प्राइसेस सबके अंदर डिक्लाइन आ रहा है, आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, तो उसका मतलब है कि फिर आप क्या फर्दर नोट प्रिंटिंग की तरफ जा रहे हैं, लोकल बैंक से मजीद बोरो कर रहे हैं, अपना एजेंडा क्या है? क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, अजीब अजीब जस्टिफिकेशन दी जाती हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है इनकी इकोनॉमी, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए तो हमें सारी किताबें पढ़ देनी चाहिए। फिर जी हम जो पाकिस्तान में जो भी इकोनॉमिक डायनामिक्स है ना, हम हमेशा उसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं। बिल्कुल जो दुनिया कहीं जा रही होती है ना, इस जा रही है, हम वेस्ट। बिल्कुल सही कहा। तो बात दरअसल ये है कि और देखें हमारी कौम भी जो है ना वो डिजर्व करती है, कुछ तो रिलीफ डिजर्व करती है। उन्होंने इतना उन्होंने जो है ना कहते हैं ना कि जो परेशानियां झेली हैं, जो उनके पास जो मुसीबतें आई हैं, जो प्राइसेस बढ़ी थी एक ज़माने में,
अब उनको थोड़ा बहुत रिलीफ तो दो ताकि वो भी उनकी भी कोई एंड मीट हो। अभी भी आप देखें कि भाई एक आम जो है एक घर वाला बंदा है जो उसकी सैलरी है उसके अंदर वो नहीं कर सकता काम। आप देखें तो सही महंगाई अभी भी कितनी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि भाई महंगाई तो जो हो गई थी ना, जो इन्फ्लेशन बढ़ गया था ना, अब जो है ना इन्फ्लेशन वो रुक गया है, मगर वो उस लेवल पे नहीं आया दोबारा। अगर आपका 100% चीजें महंगी हो गई थी ना तो 5 रुपए सस्ती हो गई हैं, बाकी वो उस लेवल पे अभी तक आई नहीं है। तो अगर वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाना है या इन्फ्लेशन को बैक टू द सेम लेवल लाना है ना, तो उसके लिए तो इनको बहुत काम करना पड़ेगा ताकि एक हाउस होल्ड जो है ना उसको कोई इमीडिएट रिलीफ मिले। अब हाउस होल्ड को आप देखें कि भाई एक सैलरी तो उसकी वही है, या सैलरी में कोई समझते थोड़ा बहुत उनको एडवांटेज मिला है, बट इसके अगेंस्ट आप देखें तो खर्चे देखें तो कॉस्ट ऑफ ग्रोसरी बहुत बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है, आपकी जो है ना गैस बढ़ी हुई है, तो हर चीज तो महंगी है। तो आप किसी ऐसे बंदे को बताएं ना कि भाई आप बताएं कि भाई हाउस होल्ड जो है उसका ये कैसे बजट बनता है। आपने ये बोल दिया कि भाई हमने ये पैसे निकाल के तो हम यहाँ खर्च कर देंगे, यहाँ खर्च कर देंगे, भाई ये तो बहुत आसान है। आपने वो पैसे दबा लिए ना अपने, भाई जो जिनको देने थे आपने उनको दिए नहीं, वो पैसे दबा लिए और बोले कि हम ये करेंगे। अब भाई उसको कौन देखने आएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा कि वो पैसे जो दबा लिए गए हैं वो वहां लगेंगे कि नहीं लगेंगे। भाई मैं तो कहता हूं कि भाई उनको रिलीफ तो दो, स्टार्ट गिविंग सम रिलीफ, क्योंकि लोगों के पास भी इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। जो आप देखें कि विटनेस करते होंगे कि भाई रोड पे फ्रस्ट्रेशन है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, तोड़फोड़ में वो सबसे आगे क्योंकि ये सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने हैं। ये जो गवर्नमेंट से जो पैसे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि यार ये रिलीफ मिलेगा, ये नहीं रिलीफ मिलता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन में ये तोड़फोड़ हो रही है। आप देखें कि निज़ाम पूरा ख़त्म हो गया है, रोडों पे लोग जो है ना एक दूसरे से लड़ने के लिए गुत्थम होने के लिए राजी हो गए हैं। और फिर जो आपके डोमेस्टिक सर्वेंट हैं आप उसकी हालत देख लें, ठीक है ना। एक ज़माना था कि और डोमेस्टिक सर्वेंट के जो है ना आप मालिक के देख के तो वो खुश होते थे, हंसते थे आपको देख के। अब जब भी देखो तो उनके मुंह पे जो है ना आप देखो कि उदासी होती है। तो यार ये उदासी कब मिटेगी? या मैं तो कोई अपने जो लोग हैं मेरे पास काम करने हैं, मैं उनको उनकी उदासी चलो थोड़ा बहुत मैं बर्दाश्त करके, वैसे भी इकोनॉमिक के हालात तो ऐसे नहीं है ना कि भाई हम उसका पूरा बोझ हम बर्दाश्त कर लें, हम थोड़ा बहुत उनको रिलीफ दे सकते हैं। मगर जो गवर्नमेंट के हिस्से का रिलीफ है वो तो गवर्नमेंट देगी ना। भाई ये चीजें जो पेट्रोल है वो गवर्नमेंट के हिसाब में है, उसको तो मैं नहीं कर सकता। प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट के हिसाब में है, बाकी बिजली गवर्नमेंट का, भाई वो रिलीफ तो गवर्नमेंट दे, मैं अपने बंदे को वो तो रिलीफ नहीं दे सकता ना। वैसे भी आप देखें कि इंडस्ट्री चलाने के लिए ना हमारे पास, तो हम पहले सबसे पहले इंडस्ट्री लगाते हैं ना, सबसे पहले पूछते हैं कि यार इंडस्ट्री के साथ जो मशीनरी आती है ना, एक जनरेटर भी खरीद लो। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। फिर इसके बाद इंडस्ट्री चलाने के लिए जो है ना वो गेट पे जो है ना वो 4 गार्ड भी होने चाहिए। ठीक है ना। तो बात दरअसल ये है कि भाई यहाँ आप मुझे एक बाहर से बंदा आया था, मुझे बोलता कि वाई पीपल ड्राइविंग 4x4 हियर इन कराची। तो फिर जब उसने वो आया ना कोरंगी में, तो फिर बोलता कि अच्छा दैट्स व्हाई यू आर हैविंग 4x4। तो उसको पता चल गया कि भाई कोरंगी में आके पता चल गया कि 4x4 की कितनी जरूरत है। अगर 4x4 ना हो तो गाड़ी के अंचर पंचर डीले, और ये भी हमारी कॉस्ट है। आप देखें कि गाड़ी की वेयर एंड टेयर जो रोड ना बनाने से वो आपका इम्पोर्ट बिल वैसे ही बढ़ जाता है। आपकी जो आपका ब्लॉकेड होता है, आप रोडों में ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आपका जो फ्यूल जाया होता है वो भी आपका टैक्स उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो यार ये सारा जो है ना, ये सारा एक समझ लो कि एक सारी चीजों का एक उसमें गुलदस्ता है। आप एक एक चीज को आप जब एडजस्ट करेंगे ना तो ये इकोनॉमी आस्ते आस्ते सही हो जाएगी। और इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि हमारे पास जो टैक्स का सिस्टम है ना वो दकियानूसी, नाकिस, और बिल्कुल आप समझ लेंगे कोई उसका स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप वो नॉन स्टैंडर्ड तरीके के आपने वो चीज़ों से भरे, और हर चीज़ में आप बोल रहे हैं कि इस पे भी पैसे दे दो, इस पे भी टैक्स दे दो, इस पे भी टैक्स दे दो। ओ भाई टैक्स का हिसाब किताब तो दो कि भाई कहाँ खर्च कर रहे हो। हमने तो आपको दूसरे मुल्कों में अगर वो टैक्स लेते हैं तो पता है कि एजुकेशन फ्री होती है, पता है कि आपको सिक्योरिटी फ्री है, पता है आपको बिजली नॉन स्टॉप आपको बिजली मिल रही है, आपको रोड सेफ्टी में आपको मिल रहा है, आपको खाना साफ सुथरा मिल रहा है,
तो आपको जो बेसिक एसेंशियल राशन होता है ना, वो उसकी कंट्रोल होता है प्राइस। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपको, मैं अब आज भी कहीं जाता हूँ तो मुझे पता है कि यार वो दूध जो था ना आज से 10 साल पहले भी यही था, तो आज भी वो है, ये दूध इस हिसाब से मिलता है। अब हमें मिलता क्या है, आप टैक्स देते हो, हमें मिलता क्या है, वो वाला सिस्टम आपने लगा रहा हुआ है। जो आजकल देखें, टैक्स सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए कि एक आम शहरी जो है ना, वो खुशी खुशी टैक्स दे और वो भर ले और बोले चलो मेरी तरफ से ये हो गया। मगर यहाँ तो टैक्स सिस्टम समझने के लिए जो है ना, आपको तो बहुत बड़ा कोई साइंसदान चाहिए या कोई बहुत बड़ा लॉयर चाहिए। आप यकीन करें कि ये जो टैक्स लॉयर के बगैर जो है ना, आप टैक्स सिस्टम पाकिस्तान का टैक्स फॉर्म भर ही नहीं सकते। आप, मैं चाहूँ ना कि मैं टैक्स भर दूँ या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद भर दूँ, मैं नहीं भर सकता हूँ टैक्स लॉयर के बगैर। सर मैं इसमें एक एडिशन करना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात हमने देखा ये जो मार्केट में हमारे तो आते रहते हैं कि टैक्स कम जाता है, लॉयर की फीस ज़्यादा जाती है क्योंकि वो टैक्स का सिस्टम इतना दकियानूसी किस्म का और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो उसको वो कोई समझ नहीं सकता। आप जाएं वो आपको आगे रेफर कर देगा, वो जी फलाना साहब है उनके पास चले जाएं, वो कर देंगे आपका काम, वहाँ से भी अभी आज ही की न्यूज़ है जो हम तो ये कह रहे हैं, हम आज का नहीं बहुत अरसे से कह रहे हैं कि ये सिस्टम बोसीदा सिस्टम है। वर्ल्ड बैंक ने इसको बोसीदा नहीं बोला, जंग की न्यूज़ है, मेजर पेपर, बेहुदा सिस्टम बोला है जी। उसने उसका नाम बेहुदा रखा है कि ये निहायत ही कोई 1921 का आपका सिस्टम है जिसमें आपने एसआरओ डाल के आप एक किसी को कपड़ा देते हैं ना, कोई प्रोडक्ट देते हैं मिसाल तौर पे, उस पे आपने एक पेवन लगाए हुए हैं, पेवन लगा के और आप ये प्रेजेंट करें और फिर आप समझते हैं आप बड़ा अच्छा काम करें दुनिया में, आपको शाबाशी दी जाएगी कि आपने बहुत अच्छा टैक्स सिस्टम दे दिया। ऐसा नहीं है। देखिए जड़ क्या चीज़ है इन्फ्लेशन की, वो है पेट्रोल, बिजली का बिल, ये जड़ है। ये दो आपकी चीजें सस्ती होंगी, सब चीजें ऑटोमेटिक सस्ती होती चली जाएंगी। आलू प्याज टमाटर से जो इन्फ्लेशन इनका इंडिकेटर है, मैं उस इंडिकेटर के फेवर में नहीं हूँ, इसलिए कि वो कभी 40 रुपए का टमाटर है, कभी 200 रुपए का टमाटर है, फिर उसका ताल्लुक भी हमारे यहाँ बना दी गई है। ये तो मनी सप्लाई सर्कुलेशन है, इसको वो उन कंट्रीज में हो सकती है जहाँ वो इतनी एम्पल पैदावार नहीं होती। हमारे यहाँ तो फेंक रहे होते हैं, फिर एक जमाना ये आता है कि टमाटर नदी में फेंक रहे होते हैं कि उसकी कॉस्ट ज्यादा है। बात यह कि इंडिकेटर्स अपने बेहतर करें। ये जो पढ़े लिखे बैठे हुए ऊपर, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे, तो ये अपने इंडिकेटर्स बेहतर करें। जो पेट्रोल, और अब पेट्रोल को कम करने का मामला आया था, ये इसको पास ऑन करना चाहिए था इनको। उसमें हम देखें ऑलरेडी जो हो रहा है ठीक है उनके, फिर वो बात है जैसे इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये किस तरह पता चलेगा कि आपका 10 रुपए 15 रुपए का जो आपने बेनिफिट आवाम को नहीं देना था, वो बेनिफिट कितना अकोमुलेट हुआ और किसको जा रहा है, किस अकाउंट में जा रहा है। अच्छा, अगर उसमें सबसे ज्यादा जो टैक्स दे रहा है, जो पेट्रोल यूज हो रहा है ज्यादातर, वो कराची में अगर यूज हो रहा है, तो कम से कम इधर के खड्डे तो भर दो, सड़कें तो भर दो कि वो गाड़ियां टूट फूट गई हैं बंदे के। अच्छा, जहां पर में ही नहीं है वो। आपकी जिस तरह आपकी महंगी इलेक्ट्रिसिटी एक सैलरी बंदे के लिए महंगी, हर चीज पेट्रोल हर चीज महंगी है, महंगाई है, तो वो जाता है आता है काम। तो एक और भी चीज है, वो टाइम भी बड़ा कीमती होता है, हम उसको अकाउंट नहीं कर रहे। वो जो ट्रैफिक जैम में फंस रहा है बंदा, वो टाइम क्या, एक सफर करना हो 2-2 घंटे इधर जाने के लग रहे हैं, 2-2 घंटे इधर आने के लग रहे हैं, टूट फूट अलग है, टेंशन अलग है, लड़ाई झगड़ा अलग। उस बंदा जो है डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। ये थोड़ा सा बैठ के इसको मेरा ख्याल है सही कर ले। ये सही तब हो सकेगा जब कोई इकोनॉमी को समझने वाला बिठाएगा। बाखुदा आप बैंकर्स को, चार्टर अकाउंटेंट को बिठाते रहे, आपने बात ले ली है, वो बैठकर इन चीजों को नहीं कैलकुलेट कर सकता। इकोनॉमी एक साइंस है, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं, जिसका भी आपने तस्करा किया है। आज आपका मूड अच्छा नहीं है, आप परेशानी में हो, तबीयत खराब हो, आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, आज आप तो ब्रेक लोगे। आपकी 40 टेम्परेचर के अंदर घर में लोड शेडिंग हो रही होगी, आप बैठ के मार्केट देखोगे, अपने आप को देखोगे। ये कैलकुलेट करना पड़ती है सारी चीजें, नहीं कैलकुलेट। डिप्रेशन की सबसे खतरनाक किस्म वो है जब बंदे के पास पैसा कम हो। हमारे लोगों के पास एक आम सैलरी के पास बंदे पैसा ही नहीं है उनके पास, वो सेविंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो बेचारा किस तरह गुजारा, वो इसलिए डिप्रेशन की सबसे खतरनाक किस्म है। वो कुछ भी कर सकता है, आप उसको होती है। ये आपकी इकोनॉमी में सारी चीजें कैलकुलेट करना पड़ती हैं। बैंकर इन समान चीजों को नहीं सोच सकता। फॉर गॉड सेक, ये भी है। कराची एक वाहिद सिटी है दुनिया का जिसके अंदर मास ट्रांजिट सिस्टम है ही नहीं जी। आपका इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का 1 पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे लाने के लिए कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं। ना आपके पास प्रॉपर बस सिस्टम है, ना आपके पास प्रॉपर कोई ट्रेन सिस्टम है। दुनिया में तो ट्यूब ट्रेन होती है, दुनिया में ओवरहेड ट्रेन होती है, इवन बांग्लादेश में भी ट्रेन अब तो आ गई है, ठीक है ना, और ठीक है लाहौर में है, मगर मैं कहता हूँ कराची
यार सबसे बड़ा, किसी दिन उस दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था या किसी पता नहीं किसी जगह पे मैं पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि दुनिया में जो है ना, जब वो मोटरवे बनता है ना, तो वो स्टार्ट होता है कहाँ से पता है? पोर्ट सिटी से। जी, मोटरवे स्टार्ट होता है ताकि पोर्ट सिटी का सामान जो है ना वो वहाँ आगे Mobilize तक हो पहुँचा सके। सके। हमारे यहाँ मुल्क में पता है कि वो मोटरवे कहाँ से शुरू हुआ? मिडल ऑफ द कंट्री से, मतलब कि लाहौर से है ना वो शुरू हुआ जी। और वो आगे पेशावर तक गया। और जो यहाँ से जो पोर्ट से जो जा रहा है सामान, जो लाहौर जा रहा है ना, वही झक्कड़ पकड़ जो रोड है ना, वो उसमें जा रहा है, टूटी फूटी रोडों में जा रहा है। और आप उसमें देखें नुकसान भी हो रहा है और डिले कितना आ रहा है, डैमेज भी जिसकी लग रहा बात है, की सारी जिसकी चीजें बात लग रही की हैं, कि तो डैमेज है, गाड़ी counting टूट फूट का शिकार हो रही है। तो टाइम। यार ये क्या मंतक है यार, आप सोचें तो सही कि अगर ये इस तरीके से लोग मुल्क चला रहे हैं और इस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं और अगेंस्ट द लॉ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि भाई जो दुनिया वेस्ट जा रही है तो आप अपने ईस्ट पे जा रहे हैं, आपकी सोच वहाँ है। तो जब आप अपने इस तरफ देखेंगे, हर वक्त ही इस तरफ देखेंगे, और दुनिया तो आगे निकल गई है भाई, आपको नजर ही नहीं आ रहा है कि दुनिया कहाँ निकल गई। हालांकि ये लोग जाते हैं दुनिया में, हमारे पैसों पे पूरी दुनिया घूमते हैं, हर एक एक जगह पे देखते हैं। इनको तो कोई एयरपोर्ट पे बंद गाड़ी भी लेने आती है और हर चीज, मगर वो ये चीज नहीं देखते हैं वो, क्योंकि उनकी नज़र जो है ना उस तरफ होती है, क्योंकि वो देखे ना कि दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, दुनिया में मास मूवमेंट कैसे होता है। ये क्या करते हैं कि जैसे होता है ना कि भाई वो बैंकर होता है तो वो आपने आर्म ट्विस्टिंग कर ली किसी कस्टमर की कि भाई तुझे लोन चाहिए तो तुझे आर्म मोड़ के दे दिया कि भाई इतने दे दो मुझे, तो अगर मैं दे दूंगा। उसको पता है कि उसकी ज़रूरत है, ये बेचारा आज इसकी ज़रूरत है, मेरे पास आएगा, इसको जितना भी निचोड़ना है ना निचोड़ लो, जितना इसकी आर्म ट्विस्टिंग करनी है कर लो और इसको गले से दबा लो। ये बैंकर का यही होता है जी, ना, जी, approach ठीक यही है है ना, कि यहाँ से दबा लो तो वो देगा। ये क्या होता है कि एडहॉक बेसिस पे हम लोग उसको कर लेते हैं, मगर वो बंदा कर लेता है क्या करे। तो यही हमारे गवर्नमेंट कर रही है कि ये जितने भी हम लोग जो है ना पाकिस्तानी है ना, इनको यहाँ से दबाया हुआ है, ठीक है ना। हम बस ये कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत उनसे हाथ छुड़ा के सांस ले लेते हैं, फिर वो फंदा हमारे गले में आ जाता है। और ये कब तक चलेगा, ये इसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई ना प्लानिंग करी है। कोई भी चीज़ उठा लो ना, कोई भी चीज़ उठा लो, ये टैक्स की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ उठा लो ना, वो कोई चीज़ सही है ही नहीं है। जब तक वो हर चीज़ को सही नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं आएंगे, 10 साल का विजन लेके नहीं आएंगे, 10 साल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके नहीं आएंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि भाई ये जो आज का टैक्स सिस्टम है ना ये फ्रीज हो गया 10 साल तक। आज मैं अगर फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो फैक्ट्री 3 साल में बनती है, उसमें 3 तो बजट आ जाते हैं और उसमें मल्टीपल मिनी बजट आते हैं। मैं कैसे फैक्ट्री लगाऊंगा यार, मैं कैसे यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो कभी भी नहीं होगा। इनको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जाना चाहिए, माइक्रो लेवल पे चीज़ों को नहीं एडजस्ट करनी चाहिए। ये हमेशा आगे जाके जो है ना आपके लिए बहुत बड़ा एक खड्डा क्रिएट कर देंगी जिसके अंदर पूरी कौम गिर जाएगी। और यही हो रहा है सर, ये एडॉक बेसिस पे जो काम है ना, ये इनकी आदत है, क्योंकि इनको कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, वो जो विजन चाहिए, जो हम अरबों को बोलते थे कि अरबों को वो विजन नहीं है या वो तेल की कमाई खा रहे, लेकिन उन्होंने कितना, वो विजन हमारे पास नहीं है। और मुझे एक बात ये समझ रहा है ना, आप, मैं ज़रा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर आज या 3 साल के बाद चले जाते हैं, ये जो हमारा बोरो करो और रीपेमेंट इसकी कर दो, ये सेटलमेंट हो जाए, इससे हटके क्या है? क्या ये कोई सस्टेनेबिलिटी लेकर आ सकती है? इकोनॉमिक्स जो है आपके पास सस्टेनेबिलिटी होगी? आप 3.5% 2.5% के ऊपर ही रहेंगी आपकी जीडीपी? क्या ये वो बैरियर क्रॉस कर सकेंगे और वो सस्टेनेबल हो? क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्योंकि बगैर पॉलिसी के जैसे आप बता रहे हैं, चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये जाएंगे फिर हम स्क्रैच पे आ जाएंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रेमिटेंस भी अच्छी आ रही है, 4 अरब डॉलर तो इनको वैसे ही जो है ओवरसीज पाकिस्तानी भेज देते हैं। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स के भी कुछ रेमिटेंस आ रही होंगी, इंपोर्ट की भी इन्होंने कुछ देनी है, कुछ कर्जे भी देने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अभी कल मैंने न्यूज़ देखी, कुवैत के साथ इनके 2 साल का उसने डिफर्ड पेमेंट कर दिया ऑयल की। इतनी क्या मुसीबत पड़ गई थी, उसको कहते नहीं भाई ये कैश ले लो। कोई इज्जत नाम की भी चीज़ होती है, इज्जत भी तो बनाओ यार। कोई इतनी कौन सी इतनी, अच्छा पीछे एक और खबर आई थी, सऊदीया ने इनको डिफर्ड पेमेंट की 1 साल की $100 मिलियन। $100 मिलियन की आपने लेके आपने किया क्यों? आप करते ही नहीं। इज्जत भी तो कोई नाम की चीज़ होती है भाई। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये चलाने वाले या तो इनको हटाओ
जो चलाने वाले या पॉलिसी मेकर अरबों से ही ले, अरबों को ही ले आओ, या कोई अंग्रेज ले आओ जो बैठा के कम से कम इसको करे। एक जुमला है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बिल्कुल सही बात है। $100 मिलियन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने खुद ये देखा है, $100 मिलियन की आपने उसे आपने लिया भी क्यों? अच्छा, वो अमेरिका में कर रहे हैं $6 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने रहे और हमें 100 मिलियन दे रहा है, जो कि मतलब व्हाट इज दिस? आप करते ही नहीं, आप कहते नहीं है, बात भी नहीं करनी, टाइम भी नहीं है हमारे पास। कमाल हो गया। बात यह है कि उन्होंने अपना मुल्क वो बेहतर कर दिया है। आप उनके रियाद शहर में जाए ना, 10 साल पहले और अब उनके विद इन सिटीज मोटरवेज चल रही हैं, विद इन सिटीज मोटरवे हैं, यानी इतना हैवी उनका सिस्टम है। अच्छा, उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेट्रो बनाई है उन्होंने। हमारे यहाँ तो मेट्रो बनाए तो वो पॉलिटिकल फोर्सेस आ जाती हैं कि जी ये क्यों बन रही है, क्या हो रहा है, उसको कोई डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे कि इस, मतलब कहने का मतलब हमारा विजन की जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जो कराची की 4 करोड़ की आबादी या 3 करोड़ की आबादी आपकी है, ये इसको जिस तरह भाई साहब ने कहा है बिल्कुल सही, इसको मूवमेंट के लिए आपने क्या दिया है? ये रेवड़ की तरह अफरा तफरी में इधर जा रहे हैं, कोई अफरा तफरी में उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। कोई बैठ के बंदा जो आप जिस तरह आपने कहा बैंकर या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका ये काम नहीं है। ये इसके लिए एक बहुत विजन वाले बंदे चाहिए जो बैठ के इकोनॉमी को जो समझता हो, जो 6-7 बंदे सही हों, जो समझ वो आवाम को साथ में जो बेनिफिट्स भी दें और साथ में ये भी काम, तब जाके ये काम होगा। नहीं तो ये अगले 3 साल भी ऐसे ही चल रहा होगा, 4 साल भी ऐसे ही चल रहा होगा। मैं तो कहता हूँ महबूबुल हक साहब थे ना, उनकी रूह से रब्ता करें, वही कुछ इनको गाइडेंस दे देगी। बाकी तो मेरे ख्याल में सर मैं अर्ज करूं कि मामला इतना आसान हो चुका है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर AI का ऑप्शन है। आप कुछ भी ना करें, कोई एडवाइज़र को हायर ना करें, कुछ भी ना करें, आप बाखुदा इसके ऊपर एक वॉइस कमांड दे दें कि मुझे एक इकोनॉमिक प्लान दे दो 10 साल का, वो आपको पूरा इकोनॉमिक प्लान बना के दे देगा। आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपने करना है बजाय इन बैंकर्स के, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ब्रोकर्स के, तो नाराज हो जाएंगे दोस्त हमारे। स्टॉक ब्रोकर को भी बैठ के इकोनॉमी के ऊपर लाइन पर ले लें और लेते हैं और फिर उससे इकोनॉमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए गजब खुदा का, किससे आदमी सवाल करे। वो ये इधर एक पुल उन्होंने बनाने की कोशिश की है KMC वालों ने। वो जनाब जब स्टार्ट किया उन्होंने, उसकी जो कॉस्ट थी वो 1 अरब और 10 करोड़ रुपए थी। आज वो 3 साल होगा उस पर कोई काम नहीं हुआ, आज वो 3 अरब 60 करोड़ के जा चुका है। और वो अभी भी कह रहे हैं जी हम इसको बना लेंगे, होपफुली हो जाएगा मुकम्मल, कोई वो नहीं है आए बाएं शाए। यही बात हुई ना हैदराबाद और जो सखर की मोटरवे जो थी, वो पहले बन रही थी कोई 150 अरब में, फिर पता लगा 300 अरब हो गई है, अब वो 700 अरब की कॉस्ट उसकी आ गई है और वो अभी तक वो उसका कुछ अभी भी कुछ वो नहीं है। जी परवेज भाई क्या करें आप बताएं। नहीं देखें, वो यहाँ जो है ना सबके पेट लगे हुए हैं। अगर AI से ये अगर हो गया तो वो लोग क्या करेंगे भाई? वो बड़े बड़े जो दिमाग हैं जो हवा में उड़ रहे हैं बलून की तरह, तो वो क्या करेंगे भाई? यहाँ देखें ना, यहाँ तो सब अपने अपने एक कहते हैं ना कि चौधराहट है, ठीक है ना। ये अपने चाहते हैं कि हम इस मुल्क की आवाम को जो है ना हम रेवड़ की तरह हाँकें, ठीक है ना, उनको भेड़ बकरियों की तरह उनको चलाएं, ट्रीट करें और उनको उस पर खड़ा ही नहीं होने दें। अगर वो खड़े हो गए या उनको एजुकेट कर दिया तो वो कल आपसे सवाल पूछेंगे, सवाल करेंगे। और यहाँ हमारे पास जो मारूसी सियासत है ना, उसका फिर क्या होगा? उसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तो बात दरअसल ये कि देखें, वो सब चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए देख रहे हैं, वो अपना अपना देख रहे हैं, वो आप लोगों को उस तरह से नहीं देख रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि अगर आप इस आज खुशफहमी में हैं कि भाई ये आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत अच्छा कर देंगे, मेरे ख्याल में जो है ना कोई इनके पास ना प्लान है ना अच्छा हो जाएगा, और किसी के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि भाई वो उसको 1 साल या 2 साल के अंदर कर देगा। क्योंकि जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है ना पिछले कई सालों में, अगर आप उसको ये सोचें कि भाई वो कई सालों का जो कचरा जो है मैं इसको 1 साल में या 6 महीने में या 2 साल में मैं सही कर दूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। देखें, ये सब चीज़ चलती है एक नेचर से, एक प्रोसेस है, इंसान की सोच है। अब जो हर बंदे की सोच है ना वो नेगेटिव चलेगी। एग्जैक्टली वो आप सोच ही नहीं रहे। अगर उसको आप कोई चीज़ बोलते हैं ना कि यार ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, उसको यकीन ही नहीं आता है। अगर आप उसको कहते ना कल यार 20 रुपए पेट्रोल कम हो जाएगा, तो उसको यकीन नहीं आएगा। उसको पता हो जाएगा तो वो यार पता चलेगा, होगा ना तो बात करना, अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आएगा। तो ये बात है। चले सर,
मैं नासिर आखिर भाई, में बस आखिरी ये जुमला। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है ना, जो पीछे जो जो तबाही हुई है, इसमें ज़्यादातर इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो साइन ऐसे किए आईएमएफ के साथ लोन लेते हुए कि वो अब हमें हर चीज़ के लिए आईएमएफ से पूछना पड़ता है। जैसे अभी बिजली के बिल भी अगर 7 रुपए, तो उन्होंने पहले ही खबर ये दी कि आईएमएफ एग्री कर गया है। नासिर भाई, जी इसके ऊपर एक और हाँ, प्रोग्राम मैं करें मैं कि ये मैं बेवकूफ सिर्फ बना ये रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आईएमएफ से एग्रीमेंट करते हुए इनको जरूर लेकिन एक चैम्बर बॉडी या फेडरेशन बॉडी से भी रिप्रेजेंटेटिव साथ बैठा consideration में करें है ताकि ही वो नहीं। बैठ के उसको सही तरह समझ सकें, चूंकि हम स्टेक होल्डर हैं। Exactly. ज्यादा बेहतर हम उसको ज्यादा तौर पर बिल्कुल अंडरस्टैंड ठीक है। करते हैं। नासिर भाई, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। परवेज़ भाई, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत सेगमेंट का यहाँ पे अपना कमल होता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।